हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट अर्चना सिंह एक बार फिर से अपने चैनल सक्सेस मंच में आपका वेलकम करती हूँ। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश कर दिया है। देखिए, बजट से ठीक पहले ये जो सर्वे होता है सरकार की प्राथमिकताओं को समझने का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इससे हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन, ज़रूरी इकोनॉमिक्स इंडिकेटर और भविष्य का एक विज़न दिया होता है इसके अंतर्गत। इसे तैयार करने में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब CEA वी अनंत नागेश्वरन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्हीं के लीडरशिप में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इसे तैयार किया है। तो चलिए आज इस पूरे सर्वे का गहराई से विश्लेषण करते हैं और हम देखेंगे कि ग्रोथ का क्या अनुमान है, महंगाई और बैंक नीतियों की क्या स्थिति है और हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतक क्या और किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ इंडिया की कैसी हो रही है। तो जो व्यूवर्स नए हैं इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद मैं इससे रिलेटेड प्री और मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF ने साल 2026 के लिए दुनिया की ग्रोथ का एक अंदाज़ा लगाया है। एडवांस इकोनॉमी जो कि विकसित देश होते हैं, इनकी ग्रोथ केवल 1.8% ही रहने वाली है, जो कि बहुत कम कही जा सकती है। इमर्जिंग मार्केटिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, इसके लिए 4.2% का अनुमान लगाया गया है। और ग्लोबल इकोनॉमिक जो कि पूरी दुनिया की होती है, संयुक्त रूप से ये 3.3% रहने की उम्मीद है। अब इसमें एक बात बहुत ज़्यादा गौर करने की है कि भारत इसी 4.2% वाली कैटेगरी यानी कि इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में आता है। और अगर हम दिसंबर 2025 तक के भारत के आंकड़े देखें तो भारत ने बहुत ही मजबूत समृद्धि दिखाई है, मतलब कि वो इन उभरते हुए बाज़ारों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम कर रही है, लोगों को एक बाज़ार प्रोवाइड करवा रही है। ग्रोथ के साथ महंगाई का संतुलन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो IMF के अकॉर्डिंग साल 2026 यानी कि हमारा जो वित्त वर्ष है 2025-26 के लिए महंगाई के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं जो दिए गए हैं। विकसित देशों में ये 2.2% है, उभरते बाज़ारों में 4.8% है और पूरी दुनिया में एवरेज जो देखा जाएगा वो 3.8% रहने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। वित्त वर्ष 2026 के प्रथम अग्रिम अनुमान मतलब कि फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग भारत की GDP ग्रोथ 7.4% रहने वाली है। GDP का मतलब तो आप जानते ही होंगे, एक साल में देश के भीतर बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मॉनिटरिंग वैल्यू। इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ जो कि बजट से पहले कीवर्ड्स जो स्पेशल हैं उनके ऊपर है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर हम वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर को देखें तो भारत ने 8% की ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इसी तरह जब हम GBA मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडिड की बात करते हैं तो इसमें भी वित्त वर्ष 2026 के अनुमानों में 7.3 की मजबूती दिख रही है, जबकि पहली छमाही में ये 7.9 रही थी। GBA में हम क्या करते हैं इसके बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम कुल उत्पादन मूल्य से मध्यवर्ती उपभोक्ता मतलब कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को निकाल देते हैं, जिससे हमें वास्तविक आर्थिक वैल्यू का पता चल जाता है। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसे काम कर रहा है, मतलब कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र जो हमारे 3 सेक्टर हैं उनमें कैसा ग्रोथ हो रहा है। तो इसे थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन जो कि नॉर्मल फर्स्ट सेक्टर में आता है, इसमें ग्रोथ 3.1% अनुमानित है और फर्स्ट छमाही में इसकी ग्रोथ 3.6% रही थी। इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पूरे साल के लिए 6.2 की ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसमें सबसे खास है कि मैन्युफैक्चरिंग जो 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेक इन इंडिया इसी पर टिका हुआ है और यहीं से सबसे ज़्यादा रोज़गार निकलते हैं। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ ग्रोथ बहुत तेज़ है, 9.1% का अनुमान लगाया यहाँ जा रहा है।
होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसी सेवाएं तो 9.9 की दर से बढ़ने वाली हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो सेवा सेक्टर या कि सर्विस सेक्टर में देखने को मिल सकता है। विकास को एक स्टेबल बनाने के लिए लोग सामान खरीदें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा जो ग्रोथ हो वो बढ़ता रहे, होता रहे। भारत में जो निजी उपभोग व्यय पहली छमाही में 7.5% रहा है, जो पहले के सालों यानी कि 2016 से 2020 के मुकाबले 6.9% काफ़ी बेहतर रहा है। साथ ही भविष्य की नींव रखने के लिए पूंजीगत व्यय यानी मशीनों और फैक्ट्रियों में निवेश बहुत ज़रूरी है। ये पहली छमाही में 7.6 की दर से बढ़ा है। सरकार अपने कुल खर्च का 30.6% हिस्सा इसी पूंजीगत व्यय पर लगा रही है, जिसमें सड़क, रेलवे, रक्षा और डिजिटल इंडिया इसमें प्रमुख है। अब हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तरक्की हुई है। 2014 के मुकाबले 2026 तक भारत के नेशनल हाईवे नेटवर्क में 60% की बढ़ोतरी हो चुकी है और जो हाई स्पीड कार्यशील कॉरिडोर है उनमें तो 10x की वृद्धि हुई है, माने कि 10 गुना वृद्धि हुई है। ये न केवल रोजगार बढ़ाता है बल्कि सामान लाने ले जाने की लागत भी कम करता है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य और जल जीवन मिशन के बारे में। सरकार मानव पूंजी पर भी निवेश कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत 15 अगस्त 2019 को रूरल इंडिया में केवल 3.23 करोड़ नल कनेक्शन थे, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 15.76 करोड़ हो गए हैं। स्वच्छ पानी का मतलब है कम बीमारियां और बेहतर स्वास्थ्य। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन एंड एनर्जी की। भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल किया जाए। हम जीवाश्म ईंधन मतलब कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करें और वो जो कि हम कर भी रहे हैं। वर्तमान में हमारी ऊर्जा क्षमता कुछ इस प्रकार से है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि नवीकरणीय 207 गीगावाट, जल विद्युत हाइड्रो मतलब 51 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा 9 गीगावाट, जीवाश्म ईंधन अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जो कि 247 गीगावाट है। हम अनुकूलित प्रेरित विकास यानी कि एडेप्टेशन लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भविष्य के जलवायु जोखिम को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियों के बारे में। तो यहाँ थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक में हम चीन, रूस और ब्राज़ील जैसे देशों से पीछे हैं। भारत शिक्षा पर GDP का 2.7 और स्वास्थ्य पर केवल 1.8% खर्च करता है। सर्वे तो यह भी बताता है कि 14 से 18 साल के 44% बच्चे घर की इनकम बढ़ाने के लिए और 28% घरेलू काम की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। इन बुनियादी समस्याओं को हल करना होगा और सरकार इस दिशा में बहुत ही अच्छे कदम भी उठा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वास्थ्य सुधार और पोषण की। इसमें खबर अच्छी है। भारत में शिशु मृत्यु दर मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काफ़ी कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी इंटेक 2212 और शहरी क्षेत्रों में 2240 किलो कैलोरी है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीबों का आर्थिक बोझ कम हो रहा है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की। बेरोजगारी दर कम होकर 4.9% पर आ गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुआयामी गरीबी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में भी ज़बरदस्त सुधार हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में यह 37.6% से घटकर 17.4% और बिहार में 51.9% से घटकर 26.6% पर आ गई है। अब इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग की बात करें तो भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि CPI केवल 1.7% है। इसी वजह से RBI ने रेपो रेट को 6.50% से घटाकर 5.25% कर दिया है, ताकि मार्केट में पैसा बढ़े और ग्रोथ को बल मिल सके। साथ ही बैंकों का खराब कर्ज यानी NPA गिरकर 2.2% पर आ गया है, जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ कही जा सकती है हमारे लिए। अब बात करते हैं राजकोषीय स्थिति और GST के बारे में।
तो सरकार का राजकोषीय घाटा 4.4% और राजस्व घाटा 1.5% पर नियंत्रित है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान जीएसटी संग्रह 17.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो 6.7% की यहाँ वृद्धि दिखाता है, जो कि हमारे लिए ठीक ठाक है ये चीज़। नेक्स्ट, वैश्विक अनिश्चितता और ट्रंप का प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण पे और क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। तो साल 2026 में ट्रंप के आने के बाद वैश्विक व्यापार जो नीतियां हैं उनमें अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, लेकिन हम एक अच्छी बात यह कह सकते हैं कि भारत के निर्यात पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। हमारा एक्सपोर्ट और एफडीआई दोनों बढ़ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026 में एफडीआई का ग्रॉस इनफ्लो $64.7 बिलियन रहने का अनुमान है। अब आजकल का जो युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, तो इसके क्षेत्र में ये भारत में कैसी ग्रोथ दिखा रहा है। तो सर्वे में एआई पर एक विशेष चैप्टर दिया गया है। दुनिया के 70% डेटा सेंटर अमीरी देशों में है, भारत में केवल 3%। एआई स्टार्टअप में भी भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। भविष्य में आगे रहने के लिए हमें यहाँ बहुत अधिक काम करना पड़ेगा ताकि हम इस क्षेत्र से लाभ उठा सकें। अब भविष्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 2 जादुई शब्द इस सर्वे में दिए गए हैं, जिसकी बात इस सर्वे में की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस यानी कि सामरिक लचीलापन। हमें अपनी सप्लाई चेन और क्षमताओं को इतना मजबूत करना है कि दुनिया की उथल पुथल हम पर असर ना डाल सके, उनका हम पर असर बिल्कुल ना पड़े। तो ये टर्म दिया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। दूसरा है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंसिबिलिटी। हमें खुद को ग्लोबल इकोनॉमी में इस तरह जोड़ना है कि दुनिया की ग्रोथ हमारे बिना मुमकिन ही न हो। भारत दुनिया के लिए मजबूरी और ज़रूरत बन जाए। हमारा सामान ऐसे ऐसे जगहों पर जाए कि हमारे सामान के बिना दुनिया का काम ही ना चल पाए। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का पूरा विश्लेषण। यहाँ मैंने सिर्फ टर्म्स पे बात की है, आंकड़ों पे बात की है, बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं किया ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आगे आने वाली वीडियो में इस पे एमसीक्यू क्या बन सकते हैं और मेंस के लिए क्या पेपर में आ सकता है, जो कि मेंस होने भी वाले हैं, तो उसके पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आंकड़े और टर्म्स जैसे कि सामरिक अपरिहार्यता आपकी मुख्य परीक्षा में नंबर बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगे। ये न्यू टर्म्स आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। तो अपनी तैयारी जारी रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।